हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आप सबका सविद्या एकेडमी के इस जबरदस्त प्लेटफॉर्म में स्वागत है गाइस। आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के ऊपर लेक्चर नंबर 3 लेकर के आ गए, जिसमें कि हम लोग ये सारा टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं। इससे पहले वाला लेक्चर में हम लोग कूलम्स लॉ को इंट्रोड्यूस किए थे और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर बात किए थे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के ऊपर। ये आज का लेक्चर प्लान है। जबरदस्त टाइप से आपको ये वीडियो देखने के बाद कूलम्स लॉ में मतलब जितना भी चीज है ये वीडियो में सारा कवर हो जाएगा, और जो रिमेनिंग पार्ट अगर कुछ इसमें से टॉपिक बच जाता है तो इसके जस्ट बाद जो लेक्चर 4 आएगा उसमें कवर होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में, आराम से बात करेंगे। फिर न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल से ही आपका मतलब कि पता चलेगा आपको कैसे कंसेप्ट अप्लाई करना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, जिसको कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस के नाम से भी जानते हैं, तो उसको हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर फाइंडिंग द नल पॉइंट, जिसको आप नल पॉइंट प्रॉब्लम बोलते हैं, या फिर वो पॉइंट खोजते हैं जहां पर चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो हो, इस बारे में। और उसके बाद लास्टली हम लोग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग स्ट्रिंग्स के ऊपर बात करेंगे। तो हो सकता है कि हम लोग यहां तक पहुंच पाए, देखते हैं। और फिर अगर ये बच गया तो फिर नेक्स्ट वाला जो लेक्चर आएगा उसमें ये आ जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और अपना पहला टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ऐसे सीबीएसई बोर्ड में आता है इसके ऊपर, और बाकी जो नीट के लिए और जो जेईई मेंस के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए इसका जो फाइनल रिजल्ट है, जो कि इसका इंपॉर्टेंस है, उससे कुछ सवाल इससे पूछ सकता है ना। और बाकी ऐसे वेक्टर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं उसको आप देख लीजिए, तो उससे थोड़ा सा आपको और क्लियरिटी मिलेगा। अच्छा, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेक्टर का बेसिक्स आना चाहिए कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये सब ठीक है। खैर, तो यहां पर हम लोग इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसको आराम से। तो यहां पर सबसे पहले क्या है कि हम दो चार्ज ले लेते हैं। एक चार्ज ले लेते हैं Q1 और इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, और दूसरा एक और चार्ज ले लेते हैं Q2, और ये Q2 चार्ज को भी हम मान लेते हैं पॉजिटिव। Q2 चार्ज को भी हम मान लेते हैं पॉजिटिव, और ये दोनों चार्जेस को हम सेपरेट कर देते हैं कैपिटल R डिस्टेंस से, और इसको हम मान ले रहे हैं फर्स्ट चार्ज, और ये वाले को मान ले रहे हैं सेकंड चार्ज। तो अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा। और कैसे रिपेल करेगा ये आपको हम बता चुके हैं, लाइन टू लाइन रिपेल करेगा। मतलब क्योंकि ये सेंट्रल फोर्सेस होता है ना, ऐसे सेंटर टू सेंटर लगता है, जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक वैसे ही ये कूलम्बिक फोर्स भी होता है, और ये चार्ज इसको कुछ ऐसे रिपेल करेगा। तो ये जो फोर्स आपको दिख रही है एरोहेड, क्या ये इसके वजह से है? नहीं, ये खुद पे थोड़ी फोर्स लगाएगा। ये जो एरोहेड आपको हम दिखाएं ये इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर है, यानी कि फोर्स ऑन 2। ये 2 पे फोर्स कौन लगाया? 1 लगाया। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब कि फोर्स सेकंड चार्ज पे लगा 1 फर्स्ट चार्ज के वजह से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां देखिए, अब ये वाले चार्ज को हम लोग लिखेंगे इसको लिखेंगे F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स 2 पे लगा 1 की वजह से। अच्छा, यहां पर किस पे लग रहा है? 1 पे लग रहा है। कौन लगा रहा है? 2 लगा रहा है। ये फोर्सेस ऐसे क्यों है? क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, रिपल्शन होगा। बहुत बढ़िया। तो हम लोग यहां पर पहले लिख लेते हैं इसको F12, तो इसको हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। आप अट्रैक्टिव भी ले सकते हैं, अट्रैक्टिव अगर लीजिएगा इसको प्लस इसको माइनस तो ऐसे बनाना पड़ेगा, बात वही होगा। अच्छा, यहां पर हम लोग लिखेंगे F21 को लिखेंगे फोर्स ऑन, अभी हम लोग सवाल भी लगाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। आपको खुद भी लिखते जाना है, लिखिएगा नहीं, मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर कोई फायदा नहीं वीडियो देखने का। खाली वीडियो ऐसे ही खोल के देखने से नहीं होगा, आपको भी खुद भी साथ साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा सा थ्योरी भी हम लोग को लिखना पड़ेगा, थ्योरी भी जरूरी है फिजिक्स में। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ के और सवाल की तरफ कूद जाना है, थोड़ा सा थ्योरी भी आपको कॉपी में होना चाहिए, ताकि आप जब ये चैप्टर रिवाइज करने बैठे तो कुछ आपको मालूम चले कि ये मतलब किस बारे में है, किस बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो थोड़ा थ्योरी भी होना चाहिए। खैर, तो ये हम लिख दिए। अच्छा, अब हम लोग एक काम करते हैं, पहले निकाल लेते हैं F12, रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, F12 को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो F12 को अगर हम रिप्रेजेंट करने का सोचेंगे तो इसको लिखेंगे K, आपको पता है फॉर्मूला, Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, मतलब इस पे फोर्स निकाल रहे हैं, सिर्फ इस पे, तो ऐसे लिखेंगे उसको। अच्छा, हम लोग क्योंकि वेक्टर फॉर्म का बात कर रहे हैं इसलिए यहां पर वेक्टर लगाएंगे, इसलिए यहां पर क्या लगाएंगे? वेक्टर। और इस F12 का डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग एक यहां पर लेंगे यूनिट वेक्टर R कैप, जिसको हम लोग लिखेंगे 2 1। यूनिट वेक्टर यहां पर लेंगे हम लोग R कैप, जिसको हम लोग लिखेंगे 2 1। क्या लिखेंगे? 2 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 1, सॉरी, इसको हम लोग लिखेंगे 2 1, है ना, ताकि हम लोग दिखा सकें कि हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। तो ये आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू, अब यहां पर ये R कैप 2 1 का मतलब क्या है? R कैप 2 1 का मतलब हम लोग यहां लिख लेते हैं। R कैप 2 1 को हम लोग अगर खोल के थोड़ा लिखें तो इसको लिख सकते हैं R वेक्टर 2 1 बाई R 2 1 वेक्टर का मॉड।
ठीक, वेक्टर का मॉड, वेक्टर का मॉड लेने से वो स्केलर बन जाता है, मतलब r21 वेक्टर बाई r21। तो ये बेसिकली r कैप बता क्या रहा है, आप पहले भी ये पढ़े होंगे 11th क्लास में, कि किसी भी यूनिट वेक्टर का हम लोग हेल्प लेते हैं ताकि वो दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन बता सके। यूनिट वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर है जो बाकी वेक्टर्स का डायरेक्शन बताने के लिए जिसको हम लोग यूज करते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो इस यूनिट वेक्टर का भी हम लोग यहां पर देखेंगे यूज करके, क्या क्या यूज है हम बताते हैं। देखिए r21 का मतलब पहले हम यहां लिख देते हैं, r21 का मतलब यहां लिख देते हैं, इधर आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं हम। अरे बहुत जबरदस्त दिख रहा है उस साइड, ठीक है। तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं r21 का मतलब है, यहां पर r21 कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर जो है r21, इसका डायरेक्शन एक बार आपको हम दिखा देते हैं। r21 है ना, तो ये 2 से 1 की तरफ जा रहा है, ऐसे है, ये होगा आपका r21, ठीक। तो यूनिट वेक्टर फ्रॉम मतलब कि ये 2 से जा रहा है 1 की तरफ, है ना, यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 टुवर्ड्स 1, ठीक है, टुवर्ड्स 1, मतलब ये ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि 2 से स्टार्ट हुआ है और 1 की तरफ दिखा रहा है, मतलब कि इस फोर्स का डायरेक्शन बताने के लिए ये वाला यूनिट वेक्टर का हम लोग हेल्प ले रहे हैं, ठीक। यहां पर बस अपोजिट कर दिए, r21 लिख लिए, आप चाहे तो इसको 1 2 लिखिए, इसको चेंज कर दीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बात वही होगा। बस यहां पर मीनिंग क्या निकल रहा है ना, वो आपको एग्जाम में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनिंग क्या निकल रहा है, वो r21 कैप का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 टुवर्ड्स 1, मतलब 2 से स्टार्ट हुआ है 1 की तरफ अप्रोच करता हुआ। अच्छा, एक और यूनिट वेक्टर जो हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं r12 कैप, r12 कैप, मतलब ये जो यूनिट वेक्टर है ये 1 से स्टार्ट हुआ है और 2 की तरफ है, मतलब कि इस फोर्स का डायरेक्शन बताने के लिए ये वाला यूनिट वेक्टर को हम लोग उठाएंगे। बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट पेज में हम लोग बात करते हैं। ये तो हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन किए वो F12 को किए, सिमिलर वे में आप F21 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, F21 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग उसको रिप्रेजेंट करके देखते हैं। नेक्स्ट पेज में यहाँ पर आपको हम बता देते हैं। अच्छा, इस तरफ जगह नहीं है तो एक काम करते हैं कि हम आपको नेक्स्ट कोई पेज में बता देते हैं। देखिए यहाँ पर, तो अगर हमको मान लीजिए कि यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है F, मान लीजिए हमको रिप्रेजेंट करना है F वेक्टर 21 को, तो हम क्या लिखेंगे, K Q1, चार्ज तो वही है Q1 Q2, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है r², और यहाँ जो यूनिट वेक्टर लिखेंगे उसको r12 कैप लिख लेंगे, r12 कैप। और फिर आपको r12 कैप के बारे में यही लिखना है कि वो यूनिट वेक्टर, r12 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको हम बताए थे अभी, r12 कैप का मतलब हो जाएगा, r12 कैप का मतलब हो जाएगा वो यूनिट वेक्टर जो 1 से 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब डायरेक्शन बता रहा है F21 वेक्टर का, ठीक। बहुत बढ़िया। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हुआ, और ये यूनिट वेक्टर यूज कर रहे हैं ताकि इसका डायरेक्शन बता सकें। ऐसे हम लोग जब भी कूलम्स लॉ को यूज करते हैं तो खाली F निकालते हैं, मतलब जब भी न्यूमेरिकल्स में यूज कर रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म में कभी नहीं पूछ रहा है न्यूमेरिकल, हमेशा F निकालने बोल रहा है, फोर्स, तो इसलिए यूनिट वेक्टर को हम लोग वहां पर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अगर रिप्रेजेंट करना हुआ तो आप ऐसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी आप इसको आगे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो ये r21 की जगह पे ये वैल्यू डाल करके और उसको और लिख सकते हैं बढ़िया से रीअरेंज करके, ठीक है, जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिखिएगा तो पूरा मार्क्स मिलेगा, यहाँ पर बता दीजिएगा, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अभी जैसे कि आपको मालूम चला था, ये जो दो चार्जेस था Q1 और Q2, ये दोनों चार्ज कैसा था, पॉजिटिव था, और ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन था दैट वाज r। तो इधर जो फोर्स लग रहा था उसको हम लोग बोल रहे थे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वेक्टर फॉर्म में, और इधर जो फोर्स लग रहा था उसको बोल रहे थे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर फॉर्म में। तो ये दोनों फोर्सेस का वैल्यू, ये दोनों फोर्सेस का वैल्यू अगर हम लिखेंगे F12 वेक्टर मॉड, तो हम उसको बराबर लिख सकते हैं F21 वेक्टर मॉड, मॉड मतलब कि उस वेक्टर का सिर्फ वैल्यू। तो इनका वैल्यू कितना था, दोनों का वैल्यू आप देख सकते हैं K Q1 Q2 डिवाइड बाई r² था। अगर आप पीछे जाके देखें तो K Q1 Q2 डिवाइड बाई r² था दोनों का वैल्यू, ठीक, ये था वैल्यू। तो वैल्यू वाइज दोनों इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन वाइज एक उधर एक्ट कर रहा है तो एक इधर एक्ट कर रहा है, इसीलिए यहां पर जो आपको हम लिख के दिखा रहे हैं ये आपको हम डायरेक्शन वाइज अगर हम लोग बात करेंगे तो ये दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक। तो अपोजिट के लिए यहां पर नेगेटिव साइन, यहां पर नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि बोथ द फोर्सेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन, है ना। नेगेटिव साइन इंडिकेट, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या अभी हम बताते हैं। इंपॉर्टेंस मतलब कि इसे समझ के आ रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट बोथ फोर्सेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन। सही बात है, अपोजिट ही लगेगा, अब चाहे चार्ज का नेचर सेम हो या अपोजिट नेचर हो, जैसा भी नेचर हो, अपोजिट, दैट बोथ द फोर्सेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन वाइज दोनों फोर्सेस अपोजिट है, उसको नेगेटिव साइन बता रहा है, ठीक। तो ये सब तो बहुत बेसिक बात हुआ। अब हम लोग एक चीज और यहां से इंटरप्ट कर सकते हैं, ये जो आपका कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है, इससे एक और चीज इंटरप्ट कर सकते हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एंड एक्शन रिएक्शन पेयर आर ऑफ सेम नेचर एंड एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। ये आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज एंड दे आर ऑफ सेम नेचर। ये भी कूलम्बिक, ये भी कूलम्बिक, ये एक अलग बॉडी, ये अलग, मतलब दो बॉडी है, दो फोर्सेस है, और ये दोनों फोर्सेस का नेचर सेम है।
ये तीन चीज जब सेटिस्फाई होता है तो हम लोग बोलते हैं कि वहां पर न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है, और यहां पर न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है। पहला चीज क्या है कि ये F12 एंड F21 का नेचर कैसा है, इनका नेचर कैसा है, नेचर इनका सेम है, मतलब ये भी कूलम्बिक फोर्स, ये भी कूलम्बिक फोर्स, या फिर ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेचर सेम है। अच्छा ठीक है, और एक्शन रिएक्शन पेयर, ये एक्शन ये रिएक्शन, जैसे भी आप समझिए, ये एक्शन ये रिएक्शन, जैसे भी समझिए, एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, है ना, तो टू डिफरेंट बॉडीज भी है, टू डिफरेंट बॉडीज भी है, बहुत बढ़िया, टू डिफरेंट बॉडीज तो है, ये दिख ही रहा है। अच्छा और क्या है, और क्या है, टू डिफरेंट बॉडीज है, और दोनों जो होता है डायरेक्शन अपोजिट है, तो डायरेक्शन तो अपोजिट ही है, डायरेक्शन अपोजिट, और वैल्यू सेम, डायरेक्शन अपोजिट, वैल्यू सेम जरूरी नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, वैल्यू सेम जरूरी नहीं है, हैं? वैल्यू सेम जरूरी नहीं है, वैल्यू सेम जरूरी है, देखिए दोनों का वैल्यू सेम है, यहां पर तो लिखा हुआ है, तो वैल्यू भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, टू डिफरेंट बॉडीज पे लग ही रहा है, और दोनों का नेचर भी सेम होना चाहिए, नेचर सेम मतलब दोनों ही कैसा फोर्स है, कूलम्बिक फोर्स, तो नेचर भी सेम है, कूलम्बिक फोर्स, तो मतलब कि यहां पर हम लोग दूसरा पॉइंट में और क्या लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट में और ये लिख सकते हैं कि ये जो है आपका ओबेस कूलम्स लॉ है ना। एक और चीज है कि ओबेस कूलम्स लॉ, मतलब वेक्टर फॉर्म का क्या इंपॉर्टेंस है, वेक्टर फॉर्म जो पढ़ रहे हैं, अरे वेक्टर फॉर्म जो अभी जस्ट पढ़े उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस ये है कि वेक्टर फॉर्म से हमको ये इंटरप्ट हो रहा है कि कूलम्स का जो लॉ है, जो कूलम अंकल हम लोग को लॉ देके गए हैं, वो न्यूटन का थर्ड लॉ को भी ओबे कर रहा है। तो ये चीज हमको कैसे मालूम चला कि न्यूटन का थर्ड लॉ को कूलम्स लॉ ओबे करता है, कैसे मालूम चला, जब उसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करके देखे, स्केलर फॉर्म में तो वो चीज नहीं निकल पा रहा था। एकदम जबरदस्त, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, एकदम जबरदस्त, तो यहां पर लिखेंगे कि हम लोग को ये दिख पाया इससे, मतलब कि वेक्टर फॉर्म से ये दिख पाया कि ओबेज कूलम्स लॉ, अरे रे यार, ओबेज न्यूटन्स लॉ, सॉरी, ओबेज न्यूटन्स लॉ, मतलब न्यूटन का लॉ ओबे होता है, ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ न्यूटन का ओबे होता है कि हर एक्शन का उल्टा रिएक्शन होता है, सिर्फ हर एक्शन का उल्टा रिएक्शन ये न्यूटन थर्ड लॉ नहीं होता है, न्यूटन थर्ड लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए दो डिफरेंट बॉडी पे फोर्स और सेम नेचर का फोर्स लगना जरूरी है, तभी न्यूटन थर्ड लॉ होगा। बहुत बढ़िया, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये आपका है रेंज ऑफ कूलम्बिक फोर्स, रेंज मतलब कहां कहां तक लगता है, कूलम्बिक फोर्स कहां तक लगेगा, तो कूलम्बिक फोर्स का रेंज देखिए यहां पर, ये आप देख के एकदम बका जाएंगे एकदम, ये रेंज देख करके, कूलम्बिक फोर्स जो है दो चार्ज के बीच में, दो चार्ज के बीच में अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, अगर 1 सेंटीमीटर भी है, या 1 सेंटीमीटर, या फिर अगर आपका चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 10,000 मीटर भी है, मान लीजिए 1 मीटर और 10,000 मीटर, तो 10,000 मीटर भी अगर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है तब भी कूलम्स लॉ लगेगा, मतलब ये जो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, अगर इसको हम 10,000 मीटर कर दें तब भी कूलम्स लॉ लगेगा। ये जबरदस्त बात है कूलम्स लॉ के बारे में। देखिए आपको यहाँ पर बताए हैं कि कूलम्स लॉ जो है ना, इतना से इतना रेंज तक लगता है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि अगर इससे छोटा रेंज रहा, मतलब 10 का पावर -15, समझ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा वैल्यू है ना, मतलब इतना अगर रेंज रहेगा, रेंज कहने का मतलब इतना दूर तक उसका इफेक्ट हो सकता है, मतलब उतना दूर में भी अगर कोई चार्ज होगा, उतना इतना 10 का पावर 18 मीटर्स का भी अगर सेपरेशन होगा तो तब भी कूलम्स लॉ लगेगा, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए सब, ये नहीं कि इतना, मतलब कि इसका जो रेंज है ना, इतना छोटा तक लग सकता है। ये आप इमेजिन कर पा रहे हैं क्या है, नहीं इमेजिन कर पा रहे, हम थोड़ा बता देते हैं। इसका मतलब ये है 10 का पावर -15 जो होता है ना, असल में ये न्यूक्लियाई का रेडियस होता है। 10 का पावर -15 जो है, मतलब अप्रोक्सीमेटली यही न्यूक्लियाई का रेडियस हम लोग मानते हैं इसको। तो ये जो है ना, अब अलग अलग न्यूक्लियस का अलग अलग रेडियस होता है, लेकिन मतलब कि अगर हम लोग कोई लाइटर न्यूक्लियस लें तो उसका न्यूक्लियाई का साइज छोटा होता है, तो इतना रेंज होता है उसका न्यूक्लियस का। तो इतना रेंज में जो है, मतलब बहुत छोटा जो न्यूक्लियस है, लग रहा है वहां पर भी कूलम्बिक फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव प्रोटॉन के बीच में कूलम्बिक फोर्स लग रहा है, लेकिन ज्यादा डोमिनेट वहां पर कर जाता है आपका ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जब आप हम लोग बात करते हैं जब न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन्स है, तो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन्स, तो रिपल्शन होगा, तो वहां पर कूलम्बिक फोर्स वैलिड है, ऐसा नहीं कि नहीं लग रहा है। लेकिन 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 अगर बहुत अंदर चले जाए हम लोग न्यूक्लियस के, एकदम 10 का पावर -15 पे चले जाए, बहुत छोटा जगह न्यूक्लियस का उठा ले, एकदम छोटा जगह, तो वहां पर कूलम्बिक फोर्स का इफेक्ट उतना नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है अपना बिहेवियर ज्यादा दिखाएगा और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जबरदस्ती वो लोग जोड़ के रखेगा, ना कि कूलम्बिक फोर्स वहां पर करेगा। तो जब आपका बहुत छोटा हो जाएगा रेडियस, मतलब लगभग इससे कम हो जाएगा, मतलब इतना तक लगेगा, इससे कम जब हो जाएगा, तो वहां पर आपका कूलम्बिक फोर्स थोड़ा सा उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, वहां पर आपका डोमिनेट करेगा न्यूक्लियर फोर्स। इसका एग्जांपल आपको हम बता दिए, न्यूक्लियस में होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो वहां पर वो कूलम्बिक फोर्स को हरा देता है। तो आप ये समझ गए होंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, उम्मीद करते हैं। ये वाला क्लियर है ना एकदम, कहीं पर कोई डाउट नहीं इसमें? बहुत दूर तक लगेगा और कम से कम इतना, मतलब कम से कम इतना होना चाहिए, इससे कम रहेगा तो वहां पर आपका न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करेगा। तो आप लिख भी सकते हैं चाहे तो नोट्स में कि इफ द
इफ द रेंज इज लेस देन 10 का पावर माइनस 15 मीटर, लेस उससे कम हो गया, देन द न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं, न्यूक्लियर फोर्स भी दो टाइप का, स्ट्रॉन्ग और वीक, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, कूलम्बिक फोर्स लगना कम हो जाएगा। तो खैर ये तो बहुत बेसिक बात हुआ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा लिमिटेशन का बात कर लेते हैं। लिमिटेशन ये किसका हम लोग बात कर रहे हैं? लिमिटेशन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कूलम्स लॉ का। लिमिटेशन जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो लिमिटेशन हम लोग बात कर रहे हैं कूलम्स लॉ का, ठीक है। कूलम्स लॉ का कुछ लिमिट है, अब लिमिटेशन बहुत सारा भी है, हम कुछ लिमिटेशंस डिस्कस कर रहे हैं जो आपको जानना जरूरी है। कूलम्स लॉ का लिमिटेशन के बारे में बात करें तो लिमिटेशन क्या है कि अगर चार्ज रेस्ट पे रहेगा, पहले भी आपको हम बताए थे, अगर दो चार्ज है Q1 Q2, ये रेस्ट पे रहेगा तो ही कूलम्स लॉ को वहां पर लगाने का कोई लॉजिक बनता है। अगर चार्ज मूविंग रहेगा तो कूलम्स लॉ लगाने का कोई मतलब नहीं। अगर मेरे पास दो चार्ज है Q1 Q2 और ये दोनों चार्जेस के बीच का मतलब दोनों चार्जेस है, ये रेस्ट पे है, मतलब इसका भी वेलोसिटी जीरो और ये वाले चार्ज का भी वेलोसिटी या स्पीड जीरो, ठीक, तो ही कूलम्स लॉ लगेगा। क्योंकि अगर ये मूविंग चार्ज हो गया, तब तो डिस्टेंस चेंज होता रहेगा, तो कूलम्स लॉ कैसे लगाइएगा? तो इसलिए ये डिस्टेंस r कांस्टेंट करने के लिए ये दोनों चार्जेस को रेस्ट पे होना चाहिए, तभी कूलम्स लॉ लगेगा, ठीक है। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या, चार्जेस पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है, वही पॉइंट का मतलब क्या हम बताते हैं। तो यहाँ पर लिमिटेशन क्या हो गया कि रेस्ट वाला चार्ज पे ही लगेगा। अगर मूविंग चार्ज है तो कूलम्स लॉ लगाना थोड़ा वहां पर मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि चार्जेस के बीच का डिस्टेंस चेंज होता रहेगा, कूलम्स लॉ वहां पर लगा ही नहीं पाएंगे, बार बार डिस्टेंस बदलते रहेगा। अगर मान लीजिए ये चार्ज जाने लगा, ये इधर जाने लगा, तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है बार बार, तो कूलम्स लॉ नहीं लग पाएगा। पॉइंट चार्जेस पे ही वैलिड है ना, यहाँ पर लिख देते हैं वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, मतलब अगर पॉइंट चार्ज रहेगा, पॉइंट चार्ज समझते हैं क्या होता है? पॉइंट चार्ज जैसे कि बहुत जो छोटा होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, कोई पार्टिकल जो होता है उस पर कूलम्स लॉ लगेगा, जैसे अल्फा पार्टिकल हो गया, ये सब। तो एक अल्फा पार्टिकल है, मान लीजिए एक अल्फा पार्टिकल है, यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल है और यहाँ पर है, मान लेते हैं एक, मतलब मेरे पास एक यहाँ पर प्लस, मतलब मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पर 79 पॉजिटिव चार्ज है और ये 79 पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है मान लेते हैं, ठीक। तो ये दोनों के बीच का मान लेते हैं डिस्टेंस r है, तो ये भी, ये पॉइंट चार्ज, तो यहाँ पर कूलम्स लॉ लग जाएगा। लेकिन अगर वही आपका कोई एक बॉडी आ गया, चार्ज बॉडी आ गया, बड़ा सा स्फीयर आ गया, ये बड़ा सा स्फीयर आ गया जिसका कि ये जो रेडियस है बहुत ज्यादा है, ये रेडियस बहुत ज्यादा है, और एक और बॉडी आ गया, तो बड़ा बड़ा अगर दो बॉडी आ जाएगा और उसमें आप सोचिएगा कूलम्स लॉ लगाने का, तो वहां पर कूलम्स लॉ नहीं लगेगा। पॉइंट चार्ज मतलब जैसे आपका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस का भी तो साइज बहुत छोटा होता है ना, तो न्यूक्लियस और उधर से कोई चार्ज आ रहा है तो उसमें कूलम्स लॉ लग जाएगा। लेकिन अगर कोई बड़ा चार्ज हो जाएगा, लार्ज चार्ज, एक्सटेंडेड चार्जेस है ना, एक्सटेंडेड चार्ज समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रॉड है, अभी आपको एग्जांपल हम दिए थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रॉड है और यहाँ पर एक और रॉड है, तो ये रॉड का लेंथ बहुत बड़ा बड़ा है, बड़ा लेंथ है, तो ये इसको आप लोग एक्सटेंडेड चार्ज बोलिएगा। तो एक्सटेंडेड चार्ज में अगर आप सोचिएगा यहाँ पर r डिस्टेंस लेके कूलम्स लॉ लगा दे तो वैलिड नहीं है, इलॉजिकल हो जाएगा वहां पर लगाना। तो जो पॉइंट चार्जेस होता है उसी पे कूलम्स लॉ लगता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं नॉट एप्लीकेबल फॉर एक्सटेंडेड चार्ज सिस्टम, एक्सटेंडेड चार्ज सिस्टम पे कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है। मतलब F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जिसमें Q1 Q2 जो आप लोग लिखते हैं ना, इस पे वैलिड नहीं होगा। Q1 Q2 जो आप लिखते हैं, Q1 Q2 मतलब ये Q1 और दूसरा ये Q2, ये दोनों कैसा होना चाहिए? पॉइंट चार्ज, छोटा चार्ज होना चाहिए। छोटा चार्ज मतलब जैसे आपको बताएं कि न्यूक्लियस है, मान लीजिए कि कोई एलिमेंट का न्यूक्लियस है और इधर से अल्फा पार्टिकल अप्रोच कर रहा है, न्यूक्लियस को स्ट्राइक करने जा रहा है, तो उस पर आप उस अल्फा पार्टिकल को रेस्ट पे, अगर आप सोच लें, मान लीजिए अल्फा पार्टिकल उसको ठोकने जा रहा था, तो उससे ठोकने से पहले रुक गया अल्फा पार्टिकल, तब वो जो न्यूक्लियस है और जो अल्फा पार्टिकल है उसके बीच का डिस्टेंस आप नाप करके वहां पर कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो अल्फा पार्टिकल है और जो न्यूक्लियस है, थोड़ा सा जब रदरफोर्ड वाला मॉडल आप जब पढ़ते हैं तो उसमें कूलम्स लॉ यूज भी करते हैं। खैर चलिए, नहीं पता ये सब तो कोई बात नहीं, ये आपको क्लियर होगा कि कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज पे वैलिड है सिर्फ। ये एक उसका लिमिटेशन हो गया कि अगर एक्सटेंडेड चार्ज, बड़ा बड़ा रॉड आ गया है ना, बड़ा रॉड आ गया, कोई बड़ा सा स्फीयर आ गया जिसमें चार्ज है और स्फीयर का रेडियस बहुत बड़ा है, तो हाँ कूलम्स लॉ लगाने का लॉजिक नहीं बनता है। ऐसा पॉइंट चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, अल्फा पार्टिकल हुआ, न्यूक्लियस हुआ, और तो वहां पर कूलम्स लॉ आप लगा सकते हैं। तो ये सब बहुत बेसिक बात था। आगे हम लोग देखते हैं, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी ग्रेट, तो बता चुके हैं आपको, जो चार्ज के बीच का सेपरेशन है वो 10 का पावर माइनस 15 से बड़ा होना चाहिए। अगर 10 का मतलब जैसे ये चार्ज है, मान लेते हैं ये Q1 और ये चार्ज है मान लेते हैं Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 का पावर माइनस 15 मीटर से बड़ा होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, है ना, 10 का पावर माइनस 15 से बड़ा होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज।
लगता है, देखिए ऐसा नहीं कि 10 का पावर -15 मीटर पे कूलम्स तो नहीं लगता है, लेकिन इतना कम हो जाता है इफेक्ट कि उसको जीरो बोल देते हैं हम लोग। तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इससे बड़ा होना चाहिए 10 का पावर माइनस, मतलब ये डिस्टेंस समझ रहे हैं ना, ये जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है इसके बारे में हम लोग कह रहे हैं, जो कि मीटर में नपता है, इसको मतलब कि हम लोग 10 का पावर -15 मीटर से बड़ा रखें, क्योंकि अगर उससे छोटा रहेगा तब तो हम न्यूक्लियस का बात कर रहे हैं, और अगर हम न्यूक्लियस का बात कर रहे हैं तो वहां तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट कर जाएगा। क्लियर है, ये आपको हम बता चुके हैं। तो न्यूक्लियस में अगर आप सोचिएगा कूलम्स लॉ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो न्यूक्लियस का जो मतलब बाहरी हिस्सा है, जहां पर बाहर बाहर में प्रोटॉन्स है, बाहरी हिस्सा जो न्यूक्लियस का है, वहां पर कूलम्स लॉ लगेगा। और जब बहुत अंदर चल जाइएगा, मतलब कि न्यूक्लियस के बहुत अंदर चल जाइएगा, बहुत छोटा हिस्सा में, बहुत छोटे जगह में, मतलब जहां पर न्यूक्लियस का साइज मतलब बहुत छोटे हिस्सा में जाइएगा, छोटा हिस्सा थोड़ा हम बता देते हैं, जैसे ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का एकदम ये वाला रेंज में जाइएगा, तो यहाँ पर आपको कूलम फोर्स उतना नहीं मिलेगा, ज्यादा आपको यहाँ पर डोमिनेटेड, आपको कौन सा फोर्स मिलेगा यहाँ पर ज्यादा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, तो इस वाले रीजन में आपको मिल जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अरे रे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, यहां मिलेगा आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, और इसके बाहर बाहर वाला इलाका में, ये वाले इलाके में आपको मिल जाएगा कूलम्बिक फोर्स, इस इलाका में आपको मिल जाएगा कूलम्बिक फोर्स मिलेगा प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में। क्लियर है कि नहीं? तो यही आपको हम बता रहे थे। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक सवाल है यहाँ पर आपके ऊपर, आपके लिए एक सवाल है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये आपका कूलम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम पानी वानी पी लेते हैं। हाँ, तो सवाल है यहाँ पर आपके लिए, क्या बोला है क्वेश्चन में? 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at a distance apart and force between them is F। मतलब दो चार्ज है A और B, प्लस Q और माइनस Q। तो यहाँ पर इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। आइए, तो मेरे पास यहाँ पर दो चार्ज है, ठीक है, दो चार्ज है, एक चार्ज है प्लस Q और दूसरा चार्ज है माइनस Q। इसको चार्ज नंबर A और ये चार्ज नंबर B, और ये लोग के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन सवाल में दिया नहीं है, तो उसको हम लोग D मान लेते हैं, दिया नहीं तो D मान लेते हैं। ठीक, तो बोला इन लोग के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F है, तो इन लोग के बीच का अगर हम लोग फोर्स निकालेंगे तो लिखेंगे K Q Q बाई, दोनों चार्ज Q Q है ना, आपको बताया था विदाउट साइन लेना है क्योंकि स्केलर फॉर्म में ले रहे हैं। तो फोर्स अभी इनके बीच में इस शुरुआत वाला फोर्स लिख रहे हैं, इनिशियल, क्योंकि यहां पर बोला है ना आपको कि इफ 25% ऑफ चार्ज ए में से कुछ चार्ज ट्रांसफर करके कहां भेज देंगे? बी में। ए से कुछ चार्ज ट्रांसफर करके बी में भेज दिए, देन द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स, तो उनके बीच में फोर्स कितना होगा? मतलब ए वाले चार्ज में से कुछ चार्ज निकाल के बी में दे देंगे, तब उनके बीच का फोर्स कितना होगा? तो इसीलिए इसको हम फोर्स इनिशियल मान रहे हैं, और इनिशियल फोर्स आपको सवाल में एफ बोला है। तो देखिए यहां पर हम इसको लिख लिए के Q1 Q2, और डिस्टेंस हम अपने से मान लिए डी स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर। ये फोर्स एफ उनके बीच में जो लग रहा है वो है, ये आपका इनिशियल फोर्स है जो उन दोनों चार्जेस के बीच में लग रहा है अभी। इनिशियली जो फोर्स उनके बीच में अभी है वो हम लोग इसको माने एफ। ठीक, अरे यार तो अभी इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है? एफ। हो हाँ, एफ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फोर्स लग रहा है इनके बीच में एफ, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अभी फोर्स एफ लग रहा है। अब क्या करेंगे? ये दोनों चार्जेस, इसमें से कितना परसेंट चार्ज? इसमें से 25% उठा के इसको देना है, तो 25% इसका क्या होगा? Q का 25% है ना, Q में से कितना माइनस करना है? 25% ऑफ Q, तो ये Q में से 25% निकाल देना है। 25% समझते हैं आप? 25% का मतलब अगर ये Q है तो 25% का मतलब हो जाएगा ये -Q/4। भाई Q चार्ज है, इसका 25% लेना है, तो इसका 25% कितना होगा? Q/4। Q/4 4 बार जोड़िएगा तो वापस Q आ जाएगा। 25% मतलब Q का 25% क्या होगा? Q/4। कैसे Q/4 हुआ? 4 बार जोड़ दीजिए, थोड़ा आपको इजीली बता रहे हैं। Q/4 प्लस Q/4 प्लस Q/4 प्लस Q/4, तो ये आपका हो गया ये 25%, ये भी आपका हो गया 25%, ये भी आपका हो गया 25%, और ये भी आपका हो गया 25%। तो 25% को 4 बार जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 100% आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि Q/4 चार्ज हम इसमें से हटा रहे हैं, 25% हटा रहे हैं, तो Q/4 हटा रहे हैं। सबको जोड़ के देख लीजिए, यकीन नहीं हो रहा है तो 4Q/4, सबका एलसीएम 4 4Q/4, 4 4 कट जाएगा तो Q आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा?
तो मतलब इसमें से हम लोग क्या किए, 25% निकाल दिए, तो 25% माइनस कर दिए ये वाले में से, प्लस क्यू में से माइनस करने बोला था ना, ए चार्ज में, सवाल पढ़िए, ए में से माइनस करने बोला था, तो उसी में से माइनस किए 25%। ठीक, तो यहां पर समझ गए होंगे आप, 25 यहां पर q/4 क्यू माइनस किए, क्लियर है। ठीक, तो यहां से ये आ जाएगा, एक सेकंड, यहां से ये आ जाएगा 3q/4, एलसीएम ले लिया इसका, एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए, 3q/4। अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा तो इसको ट्रांसफर करना है, बी को है, तो अब हम लोग इसको ट्रांसफर करना ना, ये वाले को, तो माइनस क्यू को हमको देना है, इतना चार्ज उसको देना है। अच्छा एक सेकंड, इतना चार्ज देना नहीं है, -q/4 हम लोग दिए हैं, समझिए ध्यान से, देखिए ये चार्ज क्यू था, उसमें से 25% निकालें, ये चार्ज क्यू था जो कि 100% था, कितना था 100%, उसमें से कितना निकाल लिए, 25% निकाल लिए, तो अब ये जो बचा है ये कितना बचा होगा, 75%, ये कितना बचा होगा 75%। तो अब जो इसमें से जब चार्ज निकाल लिए, इतना निकाल लिए, तो इतना बचा इसके पास, तो ये चार्ज किसके पास बचा है, इसके पास बचा है, और इतना चार्ज तो हम उसमें से निकाल लिए, तो ये जो निकाले हैं, ये किसको देना है, इसको देना है, तो दे देते हैं, q/4 निकाले हैं ना भाई, इसमें से कितना निकाले, 25%, तो 25% मतलब q/4 निकाले, तो q/4 निकाल लिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -4q + q/4, एलसीएम ले लिए, तो मतलब हो जाएगा ये -3q/4, मतलब कि इसको हम लोग कितना चार्ज दे दिए, ये वाले को 3q/4, तो इसको थोड़ा मिटा के हम लिख लेते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो -q को हम दे दिए q/4, मतलब ये आ जाएगा -3q/4, ठीक, और ये इस पे चार्ज कितना बचा, ये वाले पे q/4, तो ये जो आपको दिख रहा है इसको हम मिटा रही है सब ना, आपको इस बस समझाने के लिए हम लिखे थे, ठीक है। तो ये जो चार्ज आपको दिख रहा है, ये चार्ज किस पे आया, ये चार्ज हो गया आपका ए का नया चार्ज हो गया, ठीक, क्योंकि आपको बोला है ना ए में से 25% निकाल देना है, तो निकाले 25%, तो ये जो चार्ज बच गया, ये रिमेनिंग चार्ज हुआ ना, इसमें से भैया 25% निकालिएगा तो 75% बचेगा कि नहीं, तो जो बच गया उसको लिख दिया यहां पर। अच्छा, और ये माइनस क्यू को हम इतना चार्ज दिए, तो ये अब जो चार्ज आया, ये बी का चार्ज बचा, मतलब ये जो बी चार्ज है उसका चार्ज कितना बच गया, इतना बच गया, ये इस पे बचा न्यू, ये न्यू हो गया इसका, ठीक। अब बोला है कि अब जब दोनों के चार्जेस चेंज हो गया तो अब कितना हुआ, अब कितना फोर्स लग रहा है, मतलब इसमें से चार्ज इसको दे दिए तो अब उन पे फोर्स कितना लग रहा है, आइए देखते हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं इसको, कहां देखा जाए, यहां पर एक पेज में, नेक्स्ट पेज में आपको हम बताते हैं, ठीक है, यहां देखते हैं ये, ठीक है। तो मतलब कि पहले वो लोग का चार्ज था Q और दूसरा भी चार्ज था Q, और उन लोग के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना लिए थे हम, D, तो उन पे जो फोर्स लग रहा था वो लग रहा था KQ/D², तो कितना आ गया था KQ²/D, ये उन पे पहले फोर्स था। अब जब नया सिचुएशन हम लोग लिए, तो ये वाला चार्ज जो था ये +Q था और ये -Q था, तो इसमें से हम लोग क्या किए, इसमें से हम लोग कुछ परसेंट इसको दे दिए, तो अब ये जो चार्ज है ये हो गया 3q/4, 75% बच गया, और इसमें ऐड हुआ विथ साइन लेके ऐड किया था ना, क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्टली ऐड होता है, तो विथ साइन लेके फटाफट ऐड कर दिए। अब इसमें चार्ज कितना बच गया, ये वाले में, इसमें जो चार्ज बच गया वो बच गया आपका 3q/4, लेकिन माइनस का बचा, और डिस्टेंस तो चेंज करने का बात किया नहीं है, तो इसको डी ले लेते हैं, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ठीक है। आइए, तो अब हम लोग देखते हैं, हम लोग से पूछा था कि अब नया फोर्स क्या होगा, तो यहां पर अब फोर्स जब निकालिएगा तो लिखिएगा के, ये चार्ज कितना है 3q/4, और ये भी कितना है 3q/4, डिवाइड बाई डिस्टेंस क्या होगा d², अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ का फॉर्मूला, तो यानी कि ये हो जाएगा के, उसके बाद फिर 3 3 9, 9q² डिवाइड बाई 4 4 16, 16d², यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 16d², यानी कि आप उसको लिख सकते हैं 9/16 बाहर हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा KQ² डिवाइड बाई D², तो ये आपका नया फोर्स आया, तो नया फोर्स आपसे पूछा था कितना हो जाएगा, तो ये आपका नया फोर्स आ रहा है, तो पुराना वाला फोर्स ये था, ये ओल्डर फोर्स था, तो नया फोर्स आपका आया है 9/16, और पुराना वाला क्या है KQ²/D², तो ये KQ²/D² की जगह आप F लिख सकते हैं, तो 9F/16, ये आपका आ गया नया फोर्स। क्लियर है ना, क्या किया हम, इसके प्लेस पे लिख दिए F, क्योंकि सवाल में आप देखिएगा तो ऑप्शन आपको F के टर्म में दिया हुआ है, ये देखिए ऑप्शन जो आपको दिया है वो आपको F के टर्म में दिया है, तो आंसर हो जाएगा 9F/16, ऑप्शन बी। क्लियर है, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होगा, 9F/16, ठीक है। आप यहां से चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहां गया, ऊपर था, यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम एक काम करते हैं, यहीं अटैच कर देते हैं, ठीक है,
को यहां अटैच कर देते हैं। ये रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सवाल था, ठीक, क्लियर ना? मैं एक बार दोबारा समझा देते हैं। यहाँ पर इस पे चार्ज इतना हुआ, ये वाले पे इतना घटा, फिर हम लोग क्या किए, इसको सॉल्व किए आगे, है ना? और आगे सॉल्व करने के बाद ये चार्जेस के बीच पहले वाला लिख लिए, ये स्टार्टिंग वाला कंडीशन, ये बाद वाला रिड्यूस होकर जो चार्ज बचा, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको हम लोग क्या किए, यहां पर के जगह एफ ले लिए, क्योंकि सवाल पुराने वाले फोर्स के टर्म में दिया था, तो ये नया फोर्स निकल गया। तो मतलब यहां पर बेसिकली जो फोर्स है वो पुराने वाले से घट गया, 16 आ रहा है ना, डिवाइड में आ रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। ये वाला क्वेश्चन नीट में आया था आपका, ये नीट 2019 का सवाल था, ठीक है, नीट 2019 का था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जेई मेंस का यहाँ पर क्वेश्चन है, जेई मेंस 2021 का, ठीक है। ये एक बढ़िया सवाल है, हम आपको ऐसा क्वेश्चन सब करवा रहे हैं। देखिए सिंपल Q1 Q2 को डाल के और D को डाल के तो कोई भी सॉल्व कर लेगा। हम आपको डिफरेंट कैटेगरीज का सवाल लेने का यहाँ पर कोशिश किए ताकि सारा कंसेप्ट कवर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन है, बोला है कि a certain charge Q, एक सर्टेन चार्ज है Q, इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, इस चार्ज Q को 2 इक्वल पार्ट में बांटे, किसमें किसमें, Q में और Q माइनस Q में। तो Q में बांटे हैं और किस में बांटे हैं, सॉल्यूशन यहां से कर रहे हैं हम लोग, Q में बांटे हैं इसको और Q माइनस Q में बांट दिए हैं, ठीक। और बोला है हाउ शुड द चार्ज Q एंड Q बी डिवाइडेड सो दैट, ये जो आया है मेरा, प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एक्सपीरियंस मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। मतलब ये दोनों जो चार्ज आया है, ये दोनों एक दूसरे को रिपल करे, और ये लोग के बीच का जो रिपल्शन है, रिपल्शन कैसा है, लिखा है मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, मतलब सबसे ज्यादा रिपल करे। तो इलोग को हम लोग, इलोग का जो वैल्यू है वो कितना रखे, हाउ शुड द चार्ज Q एंड Q बी डिवाइडेड, मतलब इलोग का वैल्यू कितना रखे, मतलब ये Q का वैल्यू कितना रखे और ये जो कैपिटल Q है उसका वैल्यू कितना रखे, वैसे ही कुछ पूछ रहा है। हाउ शुड द चार्ज Q एंड स्मॉल q बी डिवाइडेड। अच्छा, मतलब ये दोनों का भाई मिला के रिलेशन देखिए ना, Q का यहां पर लिखा है ना वैल्यू, मतलब कि Q को हम क्या रखें, Q को हम क्या रखें कि दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मैक्सिमम है, मतलब मैक्सिमम रिपल करे दोनों। तो इसको यूज करने के लिए हम मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो जब भी किसी चीज को आपको मैक्सिमाइज करना होता है, अच्छा एक बात बताइए, दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, आप सोच के बताइए, दोनों दोनों एक दूसरे को मैक्सिमम कब रिपल करेगा, जब दोनों का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होगा, क्योंकि आपको हम पढ़ाए थे ना, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। तो अगर ये चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है वो ज्यादा होगा। इसका मतलब ये चार्जेस का मैग्नीट्यूड को हमको क्या करना है, मैक्सिमम, चार्ज का मैग्नीट्यूड को मैक्सिमम करना है, फोर्स और बेसिकली मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड को ही हमको एडजस्ट करना है। लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड को एडजस्ट करने के लिए सवाल में क्या करने बोला गया है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। मतलब आपको बेसिकली जो फोर्स है ना इन लोगों के बीच में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स है, उसको आपको मैक्सिमम करने बोला गया है। उसको आपको क्या करने बोला है, तो फोर्स प्रोपोर्शनल होता है ना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के प्रोपोर्शनल है फोर्स, इसलिए आपको बोल रहा है कि ये चार्जेस को क्या सेट करे कि ये जो फोर्स है मतलब रिपल्शन फोर्स, वो इन लोगों के बीच में कैसा आ जाए, मैक्सिमम आ जाए, ये लोग के बीच का जो रिपल्शन फोर्स है वो कैसा आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको पता है एक मैक्सिमा का कंसेप्ट, कि किसी भी फंक्शन को अगर मैक्सिमम करना रहता है तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। और यहां पर हम लोग इसको चार्ज, जो गिवन आपको सिचुएशन है उसको चार्ज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि चार्ज को ही आप मैक्सिमाइज कीजिएगा, चार्ज को ही आप वेरी कीजिएगा ना, क्योंकि चार्ज के हिसाब से ही ये फोर्स का वैल्यू आएगा, ठीक। तो हम लोग देखते हैं यहां पर ध्यान से, हम लोग Q ले लिए चार्ज, और एक और चार्ज क्या है, एक चार्ज है आपका Q और दूसरा चार्ज है आपका Q माइनस Q, और इन लोग के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं D, ठीक। तो इन लोग के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आ जाएगा, Q माइनस Q डिवाइड बाई डी स्क्वायर, ये दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। तो हमको इसको मैक्सिमम करना है, तो उसके लिए डीएफ बाई डी, और यहां पर हमको लेना पड़ेगा कैपिटल Q नहीं स्मॉल Q लेते हैं, स्मॉल Q के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं ताकि ये मैक्सिमम हो जाए। तो यहां से हम देखते हैं इसको जब अंदर भेजेंगे डेरिवेटिव कर लेते हैं D, और यहां पर हो जाएगा Q माइनस Q डिवाइड बाई डी स्क्वायर। जब भी आपको फोर्स को मैक्सिमम करने बोले तो उस मैक्सिमम करने के लिए क्या करते हैं, आप इसको 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये आपको बेसिक पता होगा ना, बेसिक मैथ्स में आप पढ़े होंगे कि किसी भी फंक्शन को, किसी भी वैल्यू को, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमम करना है तो यहाँ E ले लेंगे, फोर्स को मैक्सिमम करना है तो यहाँ F ले लिए। तो इसको चार्ज के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट किए, तो डिफरेंशिएशन करने से यहाँ पर क्या आएगा, Q के रिस्पेक्ट में K तो कांस्टेंट है, यहाँ पर जो K है वो तो कांस्टेंट है, उसको बाहर कर देंगे, K कांस्टेंट है, और क्योंकि चार्ज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो चार्ज तो वेरिएबल हो गया, तो यहां पर अच्छा ये D भी बाहर चला जाएगा, डी स्क्वायर। तो अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर में बच जाएगा Q माइनस Q, देख लीजिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, और ये सब किसके बराबर, 0 के बराबर। ध्यान दीजिए, देख लीजिए,
यहां पर ये फोर्स को मैक्सिमाइज करना है तो इस फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव करेंगे और इसको 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा। तो यहां पर हम क्या किए फिर कि इसको डिफरेंशिएट किए जब, तो जितना भी चार्ज के स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जितना भी कांस्टेंट टर्म है वो सब बाहर हो जाएगा, तो कांस्टेंट्स को बाहर कर दिए हम और ये 0। तो अब ये कांस्टेंट्स को इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। और फिर यहां पर क्या करते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना डी क्यू, ये वाला जो क्यू दिख रहा है उसको अंदर ले जाते हैं, तो हो जाएगा क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक, इसको अंदर ले गए स्मॉल क्यू को, राइट, स्मॉल क्यू को हम लोग क्या किया, अंदर ले गए बराबर 0 के। तो इस स्मॉल क्यू का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, क्यू माइनस 2q इक्वल्स टू 0। डिफरेंशिएट कर दिए इसको, तो यहां से q का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2q के बराबर। मतलब ये चार्ज q का अगर हम लोग वैल्यू 2q रखेंगे, ट्वाइस ऑफ q 2q रखेंगे, तो मतलब जो मेरा इन लोग के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है वो मैक्सिमम आएगा। क्लियर है? तो मतलब कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक, तो अब अभी ध्यान से देखिएगा, हम आपको बताते हैं थोड़ा सा और इसको, है ना। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और पेज हम ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा आप रिलेट कर पाए ताकि मेरे बात, थोड़ा सा ले लेते हैं इसको ऊपर, यहां पर ले लेते हैं। हाँ, तो अब देखिए ध्यान से, यहां ध्यान दीजिएगा कि ये लोग के बीच का मतलब चार्ज कितना आया, 2q आया। तो आपको देखिए सवाल में बोला था कि इस q को, ये जो q चार्ज है, a certain charge q is divided into two equal parts, small q and q minus q। तो आप स्मॉल q का वैल्यू यहां से अगर देखिएगा आप, चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। अगर आप यहां से देखिएगा तो हम लोग q का वैल्यू कितना निकाले हैं, q का वैल्यू निकाले हैं 2q के बराबर, राइट, q का वैल्यू निकाले हैं 2q के बराबर। तो स्मॉल q जो होगा, अगर आप देखिए यहां पर से हम लोग चार्ज को इसको डिवाइड कैसे कर रहे थे, ये q को हम लोग डिवाइड कर रहे थे स्मॉल q में और इसमें से कुछ माइनस कर रहे थे। ठीक, इसमें से कुछ माइनस कर रहे थे, तो ये तो q का q ही रहेगा। अच्छा, ये कैपिटल Q का वैल्यू कितना मालूम चला, 2q माइनस q, मतलब कि q और q रखेंगे दोनों चार्ज को, q और q मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये जो कैपिटल Q है देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये q में डिवाइड किया था और q माइनस q, तो ये आपका जो कैपिटल Q है उसको जगह 2q आया उसका वैल्यू, मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट यूज करके। तो अगर दोनों चार्ज को q q रखेंगे तब ये लोग के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम आएगा, मतलब इक्वली डिवाइड कर दिए। ठीक है, चलिए ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं, ये तो आपका 2q का बात हो गया। नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं आगे, ये अब आगे है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, यहां पर समझते हैं सुपरपोजिशन को हम लोग क्या बोला है। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस स्टेट्स दैट द फोर्स, मैं समझते हैं इसको। यहां पर जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक चार्ज है यहाँ पर Q0, टेस्ट चार्ज, Q0 को हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। व्हाट इज Q0, टेस्ट चार्ज। Q0 का नाम हम लोग रखे हैं टेस्ट चार्ज के नाम से, ये फेमस है Q0। ठीक, तो जैसे यहां पर मेरे पास एक चार्ज है Q0 और इसको ये Q1 और Q2, ये दो चार्ज जो है Q1 Q2 वो रिपेल कर रहा है। तो ये Q1 जो है इसको किधर रिपेल करेगा, इस तरफ रिपेल करेगा, और जो Q2 है वो उसको किधर रिपेल करेगा, इस तरफ रिपेल करेगा। ठीक, तो इनके यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है इसको हम बोल सकते हैं R, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है इसको भी हम बोल सकते हैं, मान लेते हैं R मान लेते हैं। तो अगर इस Q0 पे हमको एक और मान लीजिए चार्ज आ जाता है Q3, एक और चार्ज आ जाता है Q3। ठीक, इस Q3 को हम यहां ले लेते हैं, चलिए एक और चार्ज आ गया, मान लेते हैं Q3, इसको इसका डिस्टेंस को R1, इसको R2 मान लेते हैं, और एक Q3 यहां मान लेते हैं। तो ये Q3 जो है वो भी इसको रिपेल करेगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये जो टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज को भी पॉजिटिव मान लेते हैं हम। ठीक, तो ये जो तीनों चार्ज है, ये वाला चार्ज तो रिपेल किया इसको उधर, मतलब ये फोर्स किसका हुआ, ये फोर्स हुआ 3 की वजह से, ये 2 की वजह से हुआ, और ये वाला जो फोर्स हुआ ये 1 की वजह से हुआ। और एक और फोर्स हम लोग यहां पर लेंगे, ये वाला देखिए, ये चार्ज ऐसे इसको ढकेलेगा, तो ये फोर्स हो गया आपका 3 की वजह से। तो अगर हमको इस चार्ज पे इन सबके वजह से फोर्स निकालना है, इस चार्ज पे इन सबके वजह से फोर्स निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, नेट फोर्स किस पे, Q0 पे निकाल रहे हैं ना, नेट फोर्स ऑन Q0 इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू 1 की वजह से प्लस फोर्स ड्यू टू 2 की वजह से प्लस फोर्स ड्यू टू 3। मतलब अगर इस चार्ज पे फोर्स निकालना है तो तीनों मिलकर लगा रहा है, तो तीनों का फोर्स का सम करना पड़ेगा। और फोर्स क्योंकि वेक्टर है तो सिंपली ऐड नहीं कर सकते हैं, उसको हमको वेक्टर फॉर्म में ऐड करना पड़ेगा। वेक्टर फॉर्म मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यूज करना पड़ेगा ऐड करने के लिए। ठीक, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बताता है भैया कि अगर आपको किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है तो जितना भी और फोर्सेस है इन्वायरमेंट में, जितना भी चार्ज प्रेजेंट है, उन सब का चार्जेस का फोर्स का वेक्टर सम करना पड़ेगा ताकि इस पे फोर्स निकाल पाए। ऐसा नहीं है, आप चाहे तो इस पे भी फोर्स निकाल सकते हैं, तो अगर इस पे फोर्स निकालिएगा तो इन सबकी वजह से इस पे प्लॉट कर दीजिए फोर्सेस, तो आ जाएगा।
अब जरूरी नहीं कि यहां पर तीनों चार्ज था, हो सकता है कि यहां पर मेरे पास क्यू नॉट रहे, हो सकता है मेरे पास यहां पर, हो सकता है मेरे पास यहां पर क्यू नॉट रहे, एक सेकंड, हो सकता है मेरे पास यहां पर, अरे यार, यहां पर मान लेते हैं मेरे पास क्यू नॉट है, और ये क्यू नॉट को इस बार Q1, Q2, Qn, मतलब बहुत सारा और चार्ज है, n चार्जेस है। तो अगर n चार्जेस का सिस्टम रहेगा जो कि इसको मिलकर रिपेल करेगा, तो तब हम क्या करेंगे, तब इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख लेंगे, फोर्स ऑन Q नॉट, फोर्स ऑन Q नॉट इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस बहुत सारा है ना, ऐसा नहीं पता कितना चार्जेस है, डॉट 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 कहां तक जाएगा ये, एफ एन वेक्टर, एन नंबर ऑफ चार्ज, एन नंबर ऑफ चार्ज, मतलब जितना चार्ज रहेगा सबका लेना पड़ेगा, एन नंबर ऑफ चार्ज, क्लियर है, जितना चार्जेस आएगा लेते जाइए, तो जितना भी चार्जेस है सबका फोर्स लेना पड़ेगा। एक गजब बात क्या, वही बात देखिए यहां पर लिखा हुआ है, अगर किसी एक चार्ज पे फोर्स निकालना है, देखिए वही लिखा है, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज स्टेट दैट द फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, एक चार्ज पे फोर्स निकालना है, इज इक्वल टू द वेक्टर ऑफ सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ऑल द चार्जेस, ऑल द चार्जेस अगल बगल सबका फोर्स का वेक्टर सम करना पड़ता है। एक और बहुत खास बात है इसमें, देखिए कूलम इसी में सुपरपोजिशन में क्या खास बात है कि जैसे यहां पर ये क्यू नॉट था, तो पहले ये क्यू नॉट पे ये क्यू1 फोर्स लगा रहा था, पहले ये क्यू1 फोर्स लगा रहा था, तो और ये आर, तो इनके बीच का मान लेते हैं फोर्स था एफ बराबर के Q1 क्यू नॉट, और अगर डिस्टेंस है ये लोग के बीच का आर स्क्वायर, तो ये फोर्स किसकी वजह से था, 1 की वजह से था, ठीक, 1 की वजह से। अगर यहां पर एक और चार्ज आ जाता है Q2, यहां पर एक और चार्ज आ गया Q2, तो Q2 मान लेते हैं इस तरफ फोर्स लगाया, ये Q2 का फोर्स है, तो फोर्स ड्यू टू अगर सेकंड आप निकालिएगा तो क्या लिखिएगा उसको, के Q2 क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो अभी भी अगर आप देखें ध्यान से आर स्क्वायर, तो अगर आप देखें तो क्या ये वाला फोर्स, क्या ये चार्ज का आने की वजह से इनके बीच का फोर्स में, इनके बीच का रिश्ता में कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि मतलब क्या है ना, इसको हम समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका मान लीजिए कोई बहुत अच्छा दोस्त था, ठीक, और वो आपका दोस्त है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो बाकी और किसी का दोस्त नहीं होगा, वो बाकी लोगों का भी दोस्त होगा, लेकिन जब वो आपके साथ है, जब वो आपके साथ है तो आपके साथ बहुत अच्छा दोस्ती निभा रहा है, लेकिन अगर कोई उसका दूसरा दोस्त आ गया तब तो आपसे डिस्टॉर्ट नहीं होगा, वो आपसे अभी भी उतना ही अच्छा दोस्ती रखेगा। और ऐसे ही लोग जीवन में भी बहुत अच्छा होता है जो किसी और के सामने आते ही आपसे अलग बिहेवियर ना करे, तो वैसे ही ये चार्ज भी करता है। अगर ये चार्ज उसके साथ पहले से था तो ये चार्ज और ये चार्ज दोनों जितना खुश था, अगर ये आ गया तो उसकी वजह से इनके रिश्ते में कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब इनके बीच का फोर्स उतना ही रहेगा। मतलब अगर इनिशियली ये फोर्स इतना था तो इस चार्ज का एंट्री होने से भी ये फोर्स, ये वाला जो फोर्स है वो उतना ही रहेगा, वही लिखा हुआ है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। आप ये मत सोचिए कि यहां पर अगर हम Q3 ले आए तो ये वाला जो फोर्स है, ये वाला कौन सा वाला, ये F1 वाला फोर्स, ये F1 वाला फोर्स और F2 वाला फोर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा ये F3 का आने के कारण, ये F1 और F2 वाला फोर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा F3 के आने के कारण। यहां पर कितना भी चार्ज आ जाए, कितना भी चार्ज, कितना भी इसका कितना भी दोस्त बन जाए, लेकिन इसका और इसके बीच में जो प्रेम था वो कभी नहीं बिगड़ सकता है। यही है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि बाकी और चार्जेस का एनवायरमेंट में आने से कोई गड़बड़ ना हो। तो अब यहां पर एक सवाल है आपको, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट, ये क्यू नॉट चार्ज पे आपको फोर्स निकालना है, ये क्यू नॉट पे, तो इस पे आप फोर्स कैसे निकालिएगा, जितना आपको हम पढ़ाए उसी के ऊपर है। देखिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पर, इसको एक हम एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं आपको समझाने के लिए, यहाँ पर पहले एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करते हैं, फिर इस सवाल पे हम आते हैं, ठीक है। एग्जांपल आपको लेते हैं पहले, हाउ टू अप्लाई, है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हम दो चार्ज सिस्टम लेते हैं, टू चार्ज सिस्टम, और एक बार आपको हम लगा के दिखाते हैं कि दो चार्ज के बीच में, मतलब दो चार्ज नहीं, दो से ज्यादा चार्ज रहेगा तो काम कैसे करेंगे। इसलिए तो आप उसका नाम था फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। दो चार्ज के बीच में तो आप F बराबर के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर कर ले रहे हैं, लेकिन अगर दो से ज्यादा चार्ज आ जाएगा तो आप ये सुपरपोजिशन का यूज कीजिएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, थ्री चार्ज सिस्टम लेते हैं, थ्री चार्ज सिस्टम लेना ठीक रहेगा। चलिए एक सवाल हम लोग करके देखते हैं ना, यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको समझा पाए, फिर वो वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक सवाल ऐसे ही लेते हैं आपके लिए हम, ताकि आपको हम कंसेप्ट समझा पाए, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं ये एक स्क्वायर है, ठीक, और ये स्क्वायर का यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है a, ठीक, स्क्वायर है तो सारा साइड्स इक्वल है। यहाँ पर एक चार्ज मान लेते हैं क्यू नॉट है, और यहाँ पर एक चार्ज रखा है मान लेते हैं, यहाँ पर एक चार्ज रखा है मान लेते हैं Q, और यहाँ पर एक चार्ज रखा है Q, ठीक। तो ये वाला जो चार्ज है Q और ये वाला जो चार्ज Q है, ये दोनों मिलकर इसको रिपेल करेगा, तो ये जो चार्ज है इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं, तो ये Q1 इसको इधर भेजेगा कि नहीं, ये Q1 उसको उधर ढकेलेगा, तो ये फोर्स ड्यू टू Q1 हो गया, और ये वाला ये जो Q2 है वो इसको इधर ढकेलेगा, तो फोर्स ड्यू टू 2 हो गया। तो अगर आपको निकालना है इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट फोर्स, तो ये कहीं बीच में आएगा,
बीच में क्यों आएगा? क्योंकि ये जो Q1 और Q2 है ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है। अगर इक्वल नहीं रहा तो जरूरी नहीं है कि रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा, ठीक। तो यहां पर ये आ जाएगा F12 मतलब दोनों की वजह से नेट फोर्स है ना, ये क्या हो गया? नेट फोर्स इस पे। तो ये नेट फोर्स आप कैसे निकालिएगा? इसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर नेट फोर्स आपको निकालना है Q0 पे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। ये आप पढ़े होंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, ये फॉर्मूला आर रिजल्टेंट वाला जो 11th क्लास में होता था वही वाला है। तो आप पहले क्या कीजिए? F1 निकाल लीजिए। F1 मतलब इनके बीच का फोर्स, तो इनके बीच का फोर्स कितना होगा? K Q1 Q0 बाई इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? A स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद फिर इनके बीच का भी डिस्टेंस कितना होगा? A। तो अगर इनके बीच का फोर्स निकालिएगा मतलब F2 जब निकालिएगा तो लिखिएगा K Q1 Q2 है ना वो चार्ज, Q2 Q0 डिवाइड बाई A स्क्वायर। ध्यान देने वाला बात ये है कि ये चार्ज Q है तो इसको आप लिख सकते हैं सिंपली K Q0 बाई A स्क्वायर। और क्योंकि Q1 Q2 इक्वल दिया हुआ है, जरूरी नहीं हमेशा इक्वल होगा, इस सवाल में इक्वल है Q0 बाई A स्क्वायर, मतलब ये दोनों फोर्सेज आपस में क्या आ रहा है? इक्वल। तो इसको हम F मान लेते हैं और इसको भी F मान लेते हैं क्योंकि दोनों फोर्स सवाल में क्या दिया है? इक्वल। तो अब अगर इनके बीच का रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो F स्क्वायर प्लस 2FF कॉस थीटा ये दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है। आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा कि दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो मतलब आप यहां से इसको डालिएगा 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 होता है, कॉस 90 होता है सर 0। कॉस 90 होता है 0। तो कॉस 90 0 हो गया, तो यहां से हो जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, यानी कि अंदर आ जाएगा ये अंडर रूट 2F स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो अंडर रूट 2F हो जाएगा आंसर, ठीक। थोड़ा सा आप चाहें तो इसको और ऐसे लिख सकते हैं, ये F के प्लेस पे आप ये लिख सकते हैं K Q0 बाई A स्क्वायर। तो दो चार्ज था, दो चार्ज था यहाँ पर, मतलब कि तीन का सिस्टम, तीन का था यहाँ पर, और दो चार्ज की वजह से इस पे फोर्स निकालना था। तो हम लोग ये आपका यूज किए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ऐसे ही आपको अगर और भी चार्जेस आता है तो ये फॉर्मूला बार बार लगा लगा करके और फोर्सेस निकालना है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर शायद 3 हो जाएगा है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 4, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 4। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द फोर्स ऑन Q0। तो बहुत आसान हो गया, अब Q0 पे निकालना है। और देखिए ये जो आपको फिगर दिया हुआ है इसका साइड L L L दिया है, मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, साइड इक्वल दिया है ना, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। इक्विलैटरल है तो सब एंगल 60 डिग्री, जरूरी नहीं है हमेशा इक्विलैटरल नहीं देता है, 60 डिग्री हो गया, ठीक। तो इस पे आपको फोर्स निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट चार्ज, ये वाले को मान लेते हैं सेकंड चार्ज, और चार्जेस इक्वल भी दिया है क्यों, ये तो आप खुद कर लीजिए, कितना आसान है। फिर भी थोड़ा सा हम कर देते हैं, ये चार्ज इसको ऐसे ढकेलेगा ना, ऐसे यहां पर थोड़ा बनाते हैं, ये इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, हल्का सा शिफ्ट कर लेते हैं, वेरी ठीक था भाई, थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। देखिए तो ये वाला चार्ज पे अगर आपको निकालना है, हाँ, तो ये वाला चार्ज पे अगर आपको फोर्स निकालना है तो एक फोर्स ऐसे लगेगा, फोर्स ड्यू टू, ये इसको रिपेल करेगा ना, तो फोर्स ड्यू टू 1 हो जाएगा। और ये वाला चार्ज ऐसे रिपेल करेगा, ये फोर्स ड्यू टू 2 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा आपका फोर्स ड्यू टू सेकंड चार्ज। ये चार्ज ऐसे रिपेल करेगा और ये वाला ऐसे रिपेल करेगा, तो उन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? यहाँ कहीं बीच में आएगा रिजल्टेंट, ठीक, यहाँ कहीं बीच में आएगा। और वर्टिकली अपोजिट एंगल का प्रॉपर्टी से ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये 60 डिग्री है ना, तो ये 120 हो जाएगा, 120 प्लस 60 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक। और फिर यहां पर ये वाला फोर्स ऐसे लग रहा है, तो अगर ये 60 तो ये 60, सिंपली आप देखिए ना, ये 60 तो ये 60, वर्टिकली अपोजिट एंगल, उतना दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। तो आप इनके बीच का अगर फोर्स निकालना है आपको एफ नेट, तो कैसे निकालिएगा? एफ नेट ऑन Q0 अगर आपको निकालना है तो लिखेगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस कितना बन रहा है? 60 डिग्री, कॉस 60, ठीक। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, यानी कि F1 स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों फोर्सेस इक्वल भी तो होगा ना, क्योंकि जितना डिस्टेंस पे ये है उतना ही डिस्टेंस पे ये है। तो अगर आप फोर्स ड्यू टू 1 लिखिएगा तो उसको लिखिएगा K Q0 बाई L स्क्वायर, और वही F2 भी होगा, क्योंकि ध्यान दीजिए ना F2 भी तो उतना ही दूरी पे है, L दूरी पे है, और चार्जेस का वैल्यू भी सेम है, तो दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होगा। तो इन दोनों को हम F मान लेते हैं क्योंकि दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल है एक दूसरे के, ठीक। तो यहां पर लिख सकते हैं F स्क्वायर प्लस 2FF कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट 3F स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो अंडर रूट 3F हो जाएगा, और ये F का वैल्यू है K Q0 बाई A स्क्वायर।
के क्यू नॉट डिवाइड बाई एल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये समझ गया ना क्या किया यहां पर? ये एंगल देखिए 60 था, तो इसके भी हम लोग जस्ट वर्टिकली अपोजिट में इसको सोच लिए कि ये भी 60 होगा। ये देखिए लाइन ऐसे है, ये वाला इधर है और ये लाइन ऐसे है, स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो यहाँ पर एंगल 120, ये देखिए 60 है तो 60 वर्टिकली अपोजिट, सिंपल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन। अच्छा, ये उसके बाद फाइंडिंग द नल पॉइंट है। चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू गाइस।